महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर का एक गांव। यहाँ जो हरियाली, खुशहाली और विकास आपको नजर आ रहा है ना, ये किसी एक की काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद इस गांव को नसीब हुआ है। औरतों की लिटरेसी रेट में ये गांव अव्वल दर्जे पर आज है। यहाँ हर लड़की और औरत तालीम याफ्ता है, लेकिन पहले ये तस्वीर अलग सी थी। एक वक्त था जब 3,500 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित इस गांव में औरतों को मीलों दूर महज पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। तालीम से महरूम तो थी ही, किसी भी तरह की सहूलियात भी मयसर नहीं थी। शायद फिर दुआएं कबूल हुई और 1975 में मुंबई के भुलेश्वर से इस गांव में सुनंदा भागवत नाम की औरत के पैर पड़े, जिसने गांव की औरतों का दर्द समझा। अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर घर वालों से बगावत करके इस गांव में पनाह ली और औरतों की मुश्किलात का हल तलाशने लगी। सफर पर जो निकलते हैं किसे मुश्किल नहीं मिलती, मगर जो हार जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। कहीं तो रोशनी है, यही तो जिंदगी है। और ऐसी ही जिंदगी को, मुश्किल भरी जिंदगी को सफल जिसने बनाया है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुत हजारों तादाद की लड़कियों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, इस गांव का जिन्होंने विकास किया है, औरतों महिलाओं को शिक्षित जिन्होंने किया है, वो है एक ऐसी शख्सियत जो तारीफों की मोहताज नहीं है। फिर भी हम उनके लिए बहुत तारीफें करेंगे कि उन्होंने एक पहल जो छेड़ी 28 साल पहले, उसको वो मुकम्मल कर रही है और आगे बढ़ा रही है इस पहल को। महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रही है और काफ़ी कुछ इन्होंने किया। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये लड़कियों को शिक्षित कर रही है, उनको पढ़ा रही है, उनका मुस्तकबिल संवार रही है, जो बहुत बढ़िया बात है। सुनंदा भागवत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप मुंबई की रहने वाली, उसके बाद आप बहुत कम उम्र में यहाँ आई और यहाँ पे आपने लड़कियों को देखा, महिलाओं को देखा, दूर दूर तक वो जा रही है पैदल और पानी के लिए। घंटों लगते हैं उन्हें पानी भरने के लिए, कहीं दूर जाना पड़ता है। और आप, सबसे बड़ी बात है कि आपने इस गांव में महिलाओं के लिए ये सुविधा रखी कि उनके घर पे पानी जो है वो मुहैया हो। कैसे किया आपने ये सब? हम 75 साल में बम्बई छोड़ के आया और ये गांव देखने को आया तो 3 किलोमीटर हमको पानी लेने जाना पावदल से। तो मेरे बहुत तकलीफ हो गई। मेरे हस्बैंड के पास हम रोने लगी। मैं बोला ये क्या गांव है तुम्हारा, अंडमान निकोबार बेट? हम तो बम्बई में रहने वाली, IAS करने वाली। मेरा पिताजी बहुत बड़ा था और ये गाँव में ऐसा कैसा है, हमको नहीं रहने का। हम बम्बई में गए, पर उधर जाने के बाद हमको बहुत ये गांव में रहने वाली औरत का हमको बहुत दुख हुआ। दुख होने के बाद हम हस्बैंड को बोल लगा कि हमको गांव में जाने दो। तो ये 10 साल के बाद हम गांव में आया और 10 साल के बाद हमने 150 महिला एकत्र आया, सब घरों के औरत बनाया, सबको आपने एक जगह जमा कर लिया। जमा कर लिया और मीटिंग लिया और वो उसको बोल दिया कि आप नल योजना लाने वाला है, मिलेगा आपको, आप जास्त मेहनत करेगा, जिद्द करेगा तो मिलेगा। तो हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास गया और उसकी विनती करने लगा और 2-3 महिला मुंबई से गया और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हमको ये 100% से अनुदान से हमको पानी नल योजना ला दिया। और 1979 साल में हमारा ये नल योजना पूरी हो गई। हमारा सब औरतों को आनंद हुआ, गाँव वाले को आनंद हुआ। हाँ, कि आपने उनके लिए पानी मुहैया करवाया। आपने यहाँ जब इस गांव में आप आए, आपने लड़कियों की तकलीफ देखी, महिलाओं की तकलीफ देखी कि इतना लंबा वो चल रहे हैं, पानी ला रहे हैं सर पे लेकर। तो आपको जब तब महसूस हुआ, दुख हुआ, आपने मर्दों को बोला था, उनके हस्बैंड्स को बोला था आपने कि ऐसा क्यों, इतना भी आपने क्यों नहीं लड़ा, उनके हस्बैंड्स ने क्यों नहीं लड़ा, या यहाँ के इस गांव के मर्दों ने इसके लिए क्यों नहीं लड़ा कि हमारे औरतों को मीलों जाना पड़ता है पानी के लिए? आपने उनसे कुछ सवाल पूछा कभी? हाँ भी पूछा था, पर वो बोला आपका गांव है ना, ये पर्वत के ऊपर है, इसके लंबा पानी नहीं आएगा, वो आने भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा। हमारी बात ये सुनने नहीं देता था। तब लगे हम औरतों को रिक्वेस्ट किया, सब औरतों को, और औरत हमारी रिक्वेस्ट हो गई, हमारे पास बोलने में हमारा विश्वास रख दिया। मतलब आपने औरतों की तकलीफ दूर कर दी। वाह, ये पानी का प्रश्न मिट गया हमारा। फिर इसके भी हम शांत नहीं रखा और हमने रात को पढ़ाना, गांव का पुरुष और महिला को पढ़ाना
हाँ, सबसे बढ़िया बात है कि आपने देखा इस गांव में ज्यादा लोग शिक्षित नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो आपके दिमाग में फिर दूसरा ख्याल आया। एक तो पानी मुहैया करवाया, फिर ये ख्याल कैसे आ गया आपके जहन में कि औरतों को, लड़कियों को शिक्षित कराना बहुत जरूरी है इस गांव में? उसके लिए क्या पहल किया फिर आपने? लड़की का स्कूल नहीं पढ़ाते, 8 किलोमीटर दूसरा गांव है, इधर लड़की जा नहीं सकती, वो टाइम में तो नहीं जा सकती, आज भी जाती है, तो उसको स्कूल निकालना पड़ेगा। हमने स्कूल निकाला है, 1989 में स्कूल निकाला है। आज तो ऐसे कई सारे गांव हैं हमारे देश में, हमारे मुल्क में, जहां अभी भी कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियां 15 साल की हो गई तो शादी करवाओ। आपने इतने साल पहले बेड़ा उठाया कि भाई, और वो भी इतनी दूर इस गांव में, कि यार लड़कियों को शिक्षित कराना बहुत जरूरी है। तो आपके जहन में तब ये सवाल तो आया, लेकिन कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया होगा तब। मर्दों ने विरोध नहीं किया, मर्दों लोग ने भाग भी नहीं लिया ज्यादा, विरोध भी नहीं किया, हमको सपोर्ट कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर सपोर्ट कर दिया और हमारा 1,500 में हमारा स्कूल निकाल दिया, 1,500 रुपया। हाँ, खाली 1,000 रुपया गवर्नमेंट की फी और 400 रुपया हमको खर्चा आया था, 470 रुपया हमने यहाँ स्कूल निकाला है। हमको बाल बच्चा नहीं है, इसलिए क्या करने का, तो हमने सोचा, मेरा हस्बैंड ने, मैं सोचा क्या करने का, तो हम बोला ये लड़की का आश्रम निकलेगा। हाँ, तो आपने आश्रम बनाया। और आश्रम में भी कई सारे लड़कियां जो है, वो ऐसी लड़कियां भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो इन्होंने गोद भी लिए हैं, लाचार है, बेबस है, उनको इन्होंने सहारा दिया। एक औरत की परवाज़ तब तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक न वो ठान ले कि उसको कुछ करना है, अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए ज़रूर कुछ करना है, भले ही मुश्किलात से गुजरे वो, लेकिन अगर वो दिमाग में ये सोचे कि अपने के साथ साथ मुझे दूसरों के हित के लिए भी कुछ करना है, तो वाकई में उसकी सही परवाज़ हमारे सामने आती है। और ऐसे एक परवाज़ जी है सुनंदा भागवत ने, जो बहुत ही दूर मुंबई से, महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का ये छोटा सा गांव, जिसका विकास इन्होंने किया, और सामाजिक कारकुन है। और यहाँ कुछ नहीं था तब, जब सालों पहले यहाँ पे आई थी, और इन्होंने सोचा था कि यहाँ की महिलाओं के लिए कुछ करना है, और इन्होंने संभव इस चीज़ को बनाया, तकलीफ़ें झेली, लेकिन यहाँ लड़कियों को शिक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया। आज यहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी है, कुछ डॉक्टर्स बनी है, इंजीनियर्स बनी है, और वो इन्हीं की बदौलत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। आपने इतने सालों में लड़कियों को पढ़ाया है, इस गांव का आपने बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की है, ध्यान रखा है। यहाँ कई सारे लड़कियों को आपने अडॉप्ट किया है जिनके माँ बाप नहीं थे। जब आप सोचती हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? हमारे वो टाइम में हमको ज़रा तकलीफ थी, हस्बैंड भी बोला हमारा, तुम बम्बई छोड़ के गाँव में जाती है, कुछ करेंगे, क्या करेंगे, तुमको तकलीफ हो जाएगा। मैं बोला हम हार नहीं मानेंगे, हमारे महाराष्ट्र की बहुत महिला आगे है, शिवाजी महाराज की माँ जिजाबाई, हाँ, आणि दुसरी है सावित्रीबाई फुले, उन्होंने सब लड़कियों का, औरतों का शिक्षण दिया, वो हमारे ध्यान में आई थी। और इसके हम ये लेकर, अनु के लेकर हम गांव में आई। हमको कितना भी विरोध हो जाए, विरोध को हम कभी भी हार नहीं माना। अभी जाना, आगे जाना, पीछे नहीं देखना। जो आगे जाता है विरोध हट जाता है, आगे जाता है तो विरोध हट जाता है, पीछे देखता है तो विरोध बढ़ाना चलता है। तो इसलिए हमने विरोध को कुछ नहीं माना, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, पर इतना बहुत विरोध हमको नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा होता था, हम किसका मानता ही नहीं। जब लड़कियां होता है, माँ के ये इधर सी करता है तो मार की ये काप नहीं देती है जी। हाँ, ये हमने ख्याल में रखा, और हम इसकी माँ है, गाँव की माँ है, लड़कियों की माँ है, इसलिए हमें करना हमारे पास जिद्द है, अनुभव हम करेंगी, जो पर है तो पर भी करते रहेंगे। ये बहुत अच्छा किया आपने। 1975 में आप इस गांव में आई थी, 1975 में, तब कितनी उम्र थी आपकी? आपकी उम्र तब होती 25 साल की, 25-26 साल की उम्र थी। आणि इधर आया और सब औरत ने हमको बहुत सपोर्ट दिया। हाँ, अच्छी बात है कि आपको सपोर्ट दिया। हाँ। आपने धीरे धीरे करके सबको इकट्ठा कर लिया। तो लिया। फिर पहले एक आया होगा, फिर 2 आए होंगे, फिर 3 आए होंगे, ऐसे कर करके कई सारे आए होंगे। हाँ, 150 एकत्र आया, और 150 महिला ने हमको बहुत बड़ा साथ दिया, इसलिए हम
करने में पीछे नहीं देखा, आगे देखना, आगे काम करना। हाँ, विरोध को मानता ही नहीं हम। विरोध होता है, विरोध किसको नहीं होता है, सबसे विरोध होता है। विरोध को नहीं मानने का, आपका काम करने का है ना तो करना है, करने का। जी हाँ। सबसे बड़ा विरोध कौन सा था जो आपको सहना पड़ा? आपको कभी कभी लगा कि शायद चीज़ें अभी मुमकिन नहीं हो पाएंगी, शायद मैं अपना लक्ष्य जो है वो पूरा नहीं कर पाऊंगी। जो लक्ष्य मेरा है कि महिलाओं को, औरतों को, ख्वातीन को मुझे शिक्षित करना है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें तालीम याफ्ता बनाना है। हमको बहुत विरोध हुआ, पर हमने उसको माना ही नहीं ना, हमारे हृदय में माना नहीं विरोध। हाँ, हमको टाइम भी नहीं है विरोध मानने को। काम करना यही हमारा ब्रीद है और यही हम करेंगे, ऐसा हमारा ध्येय है। हम बम्बई छोड़ के आया, अरबी समुद्र में हम नमस्कार करके आया समुद्र में। हम अभी गाँव जाती है, ये क्रोध, दम, अहंकार ये सब छोड़ के जाती है चौपाटी में। ये सब छोड़ के गाँव में आया और हमारा ये अंडमान निकोबार बेट जैसा गाँव ये हमें सुशिक्षित बनाया। और 92 साल में हम जेडपी का मेंबर हो गया। जी जेडपी का मेंबर हो गया। 14 तालुका है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। जी 14 तालुके में स्कूल, शाला, पानी और रास्ता ये सब काम आखा डिस्ट्रिक्ट में बनाया। डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में 5 साल में ये सारा आपने किया। हाँ। और आपके पति का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें? बहुत 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 सब। ये सब करने के लिए मेरी माँ थी और मेरा पिताजी था। उनने हमारा नाम पठिया रखा था, पठिया लड़के का नाम रखा था। इसलिए लड़के का नाम रखने के बाद हमने वो सोचा कि मेरा माँ बाप ने मेरा नाम पठिया रखा है, इतना चीज करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम मर्दों जैसा काम करते रहे और करने भी पड़े, करते रहे। अच्छा, आपने जिन लड़कियों को पढ़ाया है उनमें से कई डॉक्टर्स बनी है, कई इंजीनियर्स बनी है, आती हैं आपसे मिलने के लिए? हाँ, मिलने के लिए आती है। ये अभी डॉक्टर है, इंजीनियर है, ग्राम सेवक है, तलाटी है। हमारी लड़के बम्बई पुलिस है। ये बहुत खेती भी करती है, जैसा जैसा होती है, जैसा जैसा उसका पढ़ाना होता है। हम हमारे इधर से पढ़ने के बाद हम पुणे में रखता है लड़की को, कॉलेज को। जी, कॉलेज भेजते हैं यहाँ से। जब पढ़ाई करके मुकम्मल करती हैं आप पुणे भेजते हैं उनको, और सारा खर्चा आप उठाती? हाँ, आप उठाती, मैं उठाती। जिसको माँ बाप नहीं है ना उसका खर्चा मैं उठाती। जी, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो आप। साल था 1975 जब सुनंदा भागवत इस गांव में आई। यहाँ इन्होंने महिलाओं की तकलीफें देखी, उनकी मुश्किलात देखी, इनसे रहा नहीं गया। काफ़ी लंबा सोचा इन्होंने। सोच विचार करने के बाद जब ये वापस मुंबई गई, अपने घर गई, तो वहाँ इनसे रहा नहीं गया। रात भर नींद नहीं आई। कई रातें इन्होंने बिना नींद के गुजारी, ये सोचकर कि यहाँ की महिलाएं मीलों चलकर पानी के लिए बहुत परेशान है, पानी लेकर आती है तब जाके अपने बच्चों को पिलाती है। बिल्कुल रहा नहीं गया। दूसरी बड़ी वजह कि यहाँ कोई भी लड़की शिक्षित नहीं थी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद इन्होंने अपने हस्बैंड को आमादा कर लिया कि हमें उस गांव में जाना चाहिए, उस गांव में जाकर हमें महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो है इन्होंने ये सोचा कि हमें मुश्किलात उनकी दूर करनी है, सबसे पहले उन्हें पानी मुहैया कराना है। 1986 में इन्होंने संभव बनाया। उसके बाद आपने दूसरा सोचा कि अब यहाँ महिलाओं को मुझे शिक्षित करना है। पानी लाने के लिए काफ़ी तकलीफ़ें आपको उठानी पड़ी, जैसे कि आपने कहा काफ़ी लड़ना पड़ा उन्हें। काफ़ी साल गुजरने के बाद फाइनली यहाँ पे पानी महिलाओं को फराहम हुआ। आपने महिलाओं की एक ग्रुप भी बनाया महिलाओं का, और जो आपके साथ रही, जिन्होंने आपका हर कदम पर सपोर्ट किया, उनके हस्बैंड्स ने भी सपोर्ट किया। बीच में कई लोगों ने विरोध भी किया होगा, तो विरोध वाले जो इंसान थे उनसे क्या बात आप कहती थी? विरोध वाले के पास हम नहीं जाती थी, नहीं विरोध करता है ना उसके पास जाना भी नहीं और उसका विरोध सुनना भी नहीं। उसका विरोध सुनेगा तो आपको नींद नहीं आएगी, टेंशन आएगा। तो टेंशन लेने का नहीं। टेंशन किसका आता है? टेंशन जब आप भूल करते है, रहने में भूल करती है तभी टेंशन आता है। हम भूल नहीं करने का, अच्छा काम करने के लिए टेंशन तो आना ही चाहिए ना। टेंशन जब नहीं आता है तो अपनी भूल भी अपनी समझ में नहीं आती। जब रावण थे तभी राम बड़ा हो गया जी। हाँ, रावण थे तभी राम बड़ा हो गया। आपको बड़ा होने के बाद किसी को टेंशन का सुनने का जरूरत नहीं। कहा अपने मन में अपन अच्छा काम करती है, भगवान को साक्षी रखने के बाद आप अच्छा करती है, लड़के के करती है, लड़की का करती है, औरत का करती है। इसलिए हमको ये
गलीचे बात सुनने का टाइम भी नहीं, मौका भी नहीं, हम लेते भी नहीं। अच्छा, कई सारी महिलाओं को जो यहाँ से निकली हैं पढ़ लिख के, जो यहाँ पे आपने स्कूल बनवाया है, हाँ। 435 महिलाएं हैं, 435 लड़कियां हैं। हाँ, हमारे आश्रम से लड़की 435 है। हाँ, और गांव का तो बहुत है। हाँ, 3-4 हजार लड़कियां हैं। हाँ, जिनको आपने शिक्षित किया है। हाई स्कूल पढ़ाया, हाई स्कूल निकल दिया ना। और इतनी सारी लड़कियों को आपने शिक्षित किया है, हाँ। उनकी शादी भी आप फिर खुद ही करते हैं? हाँ, जो अनाथ है उसकी करती है। गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट किया इस बारे में? गवर्नमेंट को पता चला जब इस बारे में, तो उन्होंने क्या सपोर्ट आपको किया? आप गई गवर्नमेंट के पास कि आपने खुद बस मेहनत की, मशक्क़त की और स्कूल भी तामीर करवाया खुद ही, और आपने बच्चों के लिए अनाथालय भी बना दिया? इसके लिए गवर्नमेंट से कभी आप हेल्प मांगने गई या आपने खुद सारा मैनेज कर लिया? नहीं, गवर्नमेंट के पास हम ये निकालने के बाद 3 साल में गई। हाँ। और गवर्नमेंट को बोला हमको थोड़ा थोड़ा अनुदान दे दो, तो गवर्नमेंट ने पहला हमको 600 रुपये देता था, 20 रुपये दर दिन, 20 रुपये दर दिन देता था। अभी 2 साल हुआ, 30 रुपये देता है गवर्नमेंट। और एक बच्चे के लिए? एक बच्चे के लिए। और 30 लड़की का देता है। जो ज्यादा लड़कियां है वो हम खुद संभालते हैं। क्या करते हैं इसकी वजह से आप फिर, आपको पैसा मिलता है, आपका जो खर्चा है वो सारा चलता है, स्कूल का खर्चा, बच्चों का खर्चा? ये हमारा मुर्गी का कुक्कुट पालन है खेती में। उसमें 4-5 हजार मुर्गी हम लोग संभालते हैं। किसी को एक आदमी रखते हैं, उसको 10,000 रुपये देता है। और ये 2 महीने में हमको 15-20 हजार रुपये उसका मिलता है। और उसका भी थोड़ा ग्रांट आता है गवर्नमेंट का, वो हमारा अच्छा हो जाता है। इसके लिए हमें लड़के का अच्छा पालन पोषण करता है। ओके, आप जब फिर लड़कियों की विदाई आप करते हो, हाँ, उनकी शादी भी करते हो, आपको फिर वो दुख होता है एक माँ की तरह कि चलो इसकी विदाई कर दी? कभी आप महसूस करते हो उनकी कमी? उसके शादी के बाद हमको बहुत रोना रहता है। हमको हमारे इतना छोटी छोटी से बड़ा करता है और ये हस्बैंड के पास जाता है ना, हमारे हृदय में बहुत रोना लगता है। 8 दिन 10 दिन हमको बहुत दुख होता है। हमारी लड़की जाने के बाद मिलने के आती है, हमको बात आती है मिलने को। ऐसे आंसू देखकर वाकई में ऐसा लगता है कि सही मायनों में इसे हम माँ कहेंगे। को बहुत दुख होता है, लेकिन मिलने के लिए तो आती है ना आपसे। बराबर। शादी कर देती हैं, उसके बाद फिर आपके पास जब मिलने के लिए आती है, अपना दुख कभी सुनाती है? कभी कोई प्रॉब्लम में रही? हमारे पास जब आती है तभी हम उसका दुख थोड़ा सुनाती है, ज्यादा नहीं सुनाती। अभी क्या होता है, लड़की का माँ जो है, माँ सर का फोन करती है लड़की को। फोन करने के बाद लड़कियाँ टेंशन में आती है। और ससुराल की देवर ननद जाव सासू ससुरे उसका ये सेवा नहीं ज़्यादा करती है। ये माँ का सब सुबह जो फोन, हेलो गुड्डी, हेलो मम्मा, हेलो मनाई, तो हम उसको मनाई करती है। हम बोलता है 4-4 महीना हमको फोन नहीं करने का। तुम्हारे ससुराल का सेवा अच्छा करो और हमारा नाम बढ़ा दो। हमको फोन करने में वेस्ट एलर्जी तुम्हारी भी बंद करो ना, हमारी भी बंद करो। तुम्हारे सासू ससुर की और तुम्हारे हस्बैंड की, देवर की, सबकी सेवा अच्छा करो, इसके हमको समाधान मिलेगा। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी भी लड़कियों को वो रुतबा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। आज भी लड़कियों को अभिशाप समझते हैं कहीं कहीं। आपने लड़कियों को कहाँ कहाँ लेवल पे पहुँचा दिया है। खुद एक महिला होकर ये हर एक मर्द को सोचना चाहिए। क्या कहते हैं आज के इस दौर में, दौर हाजिर में, उन लोगों को जो भ्रूण हत्या करते हैं, जो लड़कियों को शिक्षित नहीं करते, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हम उसके पास जाता है, उसको समझ देता है ऐसा नहीं करने का। तुमको ये तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, द्रौपदी आई है, सीता आई है, उसका संभाल करना तुमने अच्छा सीखो, अच्छा इसका पालन पोषण करो, तो उसको कभी तकलीफ नहीं देगा। यानी तो जब तकलीफ देगा तो हम तुमको देखेगा। ऐसा उसके घर पे जाके सासू ससुराल और हस्बैंड के हम बात करते, वो उसकी तकलीफ नहीं देते। हमको थोड़ा हमारा घबराते हैं, हमको अच्छा आपसे घबराते हैं? घबराते हैं। तो हमारे नई लड़की को त्रास नहीं होता है। 170 लड़की भाई औरत हमने कोर्ट से झगड़ा पीछे लिया और इसके संसार करने के भेज दिया। 170 लड़की भाई। कोर्ट कचहरे का झगड़ा जो होता है लड़कियों का, वो भी आप ही संभालते? हाँ, संभालते हैं। यानी वो हस्बैंड के पास जाने के बाद अच्छा संसार करती है 170 औरत। अच्छा, आगे क्या आप चाहते हो इस मुहिम में आपके साथ कोई जुड़े, या आप अकेले ही काफी हो? जुड़े, मिलेगा तो जुड़ेगा, नहीं मिलेगा तो हम यहाँ अकेले करेगा ना। हमारे करने के बाद हमारे
संस्था में जो औरत होगा वो भी करेगी, वो करने लगती है हमारे साथ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हो। मैं चाहती हूँ ऐसे ही और भी महिलाएं और भी ख़वातीन पैदा हों जो दृढ़ निश्चय कर लें, ये संकल्प करें कि भाई हमें कुछ करना है। एक महिला ही एक महिला की इज्जत कर सकती है, एक महिला ही एक महिला का रुतबा बढ़ा सकती है। अपने के साथ साथ दूसरों के लिए जीना भी बहुत ज़रूरी है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यही सही मायनों में हर एक की परवाज़ है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का परवाज़ बेहद पसंद आ गया होगा। हम आपसे ज़रूर मिलेंगे अगले परवाज़ में एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने हौसले को बुलंद रखिएगा। परवाज़ दूर नहीं है। खुदा हाफिज़।